नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश त्रिपाठी एक बार फिर से एसएससी यान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे कि पीछे देख पा रहे हैं, ये जो बोर्ड पे बना हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पूरा मॉडल बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर में देखना है, आज हम आपको यह समझाने की कोशिश करूँगा कि दरअसल पाचन होता कैसे है। हर जीव जंतु भोजन करता है। भोजन क्या जैसे भोजन हम करते हैं, क्या वैसे ही भोजन हमारे शरीर में एडजस्ट हो जाता है? नहीं, उसके लिए सबसे पहले क्या होता है? पाचन होता है। और पाचन को हम समझेंगे, और इसमें खास करके जो आज हम पाचन समझने वाले हैं वो मानव पाचन है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो क्या कहलाता है। देखिए, ये मुख से लेकर नीचे गुदा द्वार तक जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो कहलाता है आहार नाल। इसकी लंबाई जो मनुष्य में होती है लगभग 31 फीट की होती है, लेकिन कुछ शाकाहारी जानवर होते हैं जो इससे भी लंबे होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, खरगोश जो है दोस्तों, उसकी आहार नाल की लंबाई जो होती है लगभग 45 फीट की होती है। सोचिए, मनुष्य कहाँ इतना बड़ा और खरगोश कहाँ इतना बड़ा, बहुत छोटा है, लेकिन उसकी आहार नाल बहुत लंबी होती है। लेकिन एक यहाँ ये भी समझना है, शेर जो है दोस्तों, शेर जो है मनुष्यों से काफी बड़ा है, लेकिन इसकी आहार नाल जो आती है 24 फीट की आती है। देखिए, मनुष्य से भी इसकी आहार नाल छोटी है। तो इसको हम बाद में देखेंगे क्यों ऐसा होता है, लेकिन अभी यहाँ पे समझना है मनुष्य का आहार नाल। तो ध्यान देना है, मनुष्य का आहार नाल जो है दोस्तों, वो मुख से स्टार्ट होता है। मुख में क्या होते हैं? दांत होते हैं, और क्या होते हैं? जीभ होते हैं, और क्या होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं। ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है दोस्तों, देखो ये मुख हो गया, और उसके बाद ग्रसनी है और गर्दन के पास होता है, और यहीं से आपका श्वसन वाला अंग जो होता है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस, वो अलग हो जाता है। उसके बाद नीचे दोस्तों आगे चलते हैं तो ईसोफेगस आता है, जिसे कहा जाता है ग्रास नली, फूड पाइप। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये है आपका, ये जो देखते हैं ये है आपका आमाशय, इसको बोलते हैं इष्टमच। और इष्टमच मुंह से सीधा जाता है, इष्टमच में भोजन यहाँ पहुंचता है। लगभग यहाँ पे भोजन आपका 4 से 5 घंटे तक रहता है, और इसमें भोजन का पाचन होता है। उसके बाद देखो दोस्तों, भोजन जो आपका है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये है ड्यूडेनम, जिसको कहते हैं हिंदी में ग्रहणी, ग्रहणी बोलते हैं, इंग्लिश में ड्यूडेनम बोलते हैं। यहाँ भोजन पहुंचता है, यहाँ पे एक ग्लैंड लगी हुई है पैनक्रियास, और ऊपर एक ग्लैंड लगी हुई है दोस्तों जिसको कहते हैं लीवर। तो ये लीवर इससे लगी हुई है, नीचे पैनक्रियास लगी हुई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो ये ग्रीन कलर का है, ये क्या है? तो दोस्तों ये है गाल ब्लेडर, पित्ताशय। पित्त रस इसमें होता है, और इसमें बिलिबर्डिन के बढ़ने से जॉन्डिस बीमारी होती है, जिसे पीलिया कहते हैं, वो भी हम समझेंगे। अब उसके बाद ये भोजन आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद ये भोजन दोस्तों यहाँ छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन पचता भी है और अवशोषण भी होता है। मतलब भोजन यहाँ भी पचता है, मुख में भी पचता है, और यहाँ का मतलब आमाशय, मुख, माउथ। और उसके बाद भोजन पचता है आपका ये नीचे छोटी आंत में, ड्यूडेनम में भी। तो छोटी आंत जो है जिसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो है यहाँ पे समझिए, ग्रहणी के बाद छोटी आंत में भोजन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है दोस्तों व्यास, डायमीटर बहुत कम है, लेकिन लंबाई बहुत ही ज़्यादा है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? इसकी लंबाई लगभग होती है 7 मीटर के आसपास। सोचिए, टोटल 10 मीटर हमारी आहार नाल होती है, लेकिन उसमें से 7 मीटर क्या हो जाती है दोस्तों? छोटी आंत। अब छोटी आंत का स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं, ये देखिए छोटी आंत के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, इसी तरीके से विलाई पाई जाती है। बहरहाल ये भोजन को क्या करते हैं, जब इसमें भोजन पचा हुआ पहुंचता है, ये इसका अवशोषण करते हैं। इस तरीके से भोजन का अवशोषण करते हैं। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं फिर से। अब फिर उसके बाद भोजन आगे बढ़ता हुआ
यहाँ पे सीकम में पहुंचता है। सीकम एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे बड़ी आंत और छोटी आंत आपस में जुड़ती हैं। अब यहाँ पे बड़ी आंत छोटी आंत जुड़ती हैं और उसके बाद भोजन अपशिष्ट होता है, वेस्ट है, और वो यहाँ पे पहुँचता है लास्ट में एनस, और एनस से भोजन हो जाता है हमारा बाहर। तो ये आप समझ चुके हैं ये किस तरीके से होता है। इसमें क्या है, छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ पे गई, बड़ी आंत में, बड़ी आंत से भोजन कहाँ गई, गुदाद्वार, और गुदाद्वार से भोजन आपका टॉयलेट में चला गया। भोजन क्या, मल, विष्टा, ये चीजें थी। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से। तो मुख में क्या होता है दोस्तों, दांत होते हैं। क्या होते हैं, दांत, टीथ। अब टीथ को थोड़ा सा हम देखते हैं कितने होते हैं ये। तो सबसे पहले देखते हैं दांत कितने होते हैं। कहा जाता है कि दांत भाई क्या है, वास्तविकता में 2 बार आते हैं। कितने बार, 2 बार। दांत कई प्रकार के होते हैं, ठीक, उसमें 4 प्रकार के मिलेंगे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार के दांत मिलेंगे। इनकी संख्या भी अलग अलग होगी। एक होता है मिल्क टीथ, दूध के दांत, लगभग 12 वर्ष तक, 13 वर्ष तक गिर जाते हैं। और एक होते हैं अस्थायी दांत, टेम्परेरी टीथ, और ये 12 से 13 वर्ष के बाद से स्टार्ट होते हैं और जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक रहते हैं। दुर्भाग्य हो, पान गुटखा खाने वाले अधिक हो तो उनके दांत समय से पहले भी गिर जाते हैं। हो सकता है पायरिया हो तो समय से पहले दांत गिर जाते हैं, नहीं तो दांत लगभग रहते हैं मृत्यु तक। बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 20, लेकिन क्या होता है, वयस्क जैसे होते हैं 13 साल के बाद जो दांतों की संख्या होती है लगभग 32 होती है। लेकिन रेयरली देखने को मिलता है, नहीं तो आज देखने को क्या मिल रहा है दोस्तों, 28 दांत देखने को ज्यादा मिलते हैं, 30 दिखते हैं, रेयरली 32 देखने को मिलते हैं। वैसे ज्यादातर आज देखने को मिल रहे हैं 28 दांत। ठीक, आगे चलते हैं। दंत सूत्र है, तो दंत सूत्र में देखते हैं क्या कैसे होता है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, दो का वो होता है ग्रुप, ऐसे समझिए, 2 ये होते हैं इंसाइजर, 4 दांत। उसके बाद होता है कैनाइन। उसके बाद क्या होता है, कैनाइन नोकदार होते हैं, इन्हें राक्षसी दांत भी कहते हैं। उसके बाद देखिएगा, ये कैनाइन के बाद मिलते हैं 2 प्रीमोलर, इधर भी मिलते हैं 2 प्रीमोलर। अब ये प्रीमोलर के बाद पड़ते हैं 3 दांत आपके मोलर। क्या पड़ते हैं, 3 दांत मोलर। ये हो गया आपका मोलर, ये क्या हो गया प्रीमोलर, ये क्या हो गया कैनाइन, ये क्या हो गया आपका इंसाइजर। अब बीच से लाइन डाल देते हैं। अब देखना, बीच से लाइन डालते हैं तो 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, ये, उसके बाद 2 प्रीमोलर, फिर उसके बाद 3 आपका मोलर। इसी तरीके से लिखा जाता है दंत सूत्र। 2 1 3 2 5 3 8, कितने हुए 8, और 8 8 16, और 16 नीचे हुए तो दुगना ऊपर भी होते हैं, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 32 दांत। ये होती है कुल 32 दांत, और ये होता है दंत सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। दांत हो गया। अब दांत में हम देखते हैं कि दांत का क्या स्ट्रक्चर है, दांत कैसा होता है। देखिए, दांत में सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि दांत जो है ये जो व्हाइट कलर का है इनेमल कहलाता है। कैल्शियम पोटेशियम फास्फेट का बना कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी बना होता है। ये कई लोगों का हिस्सा होता है इनेमल, और ये कठोर होता है, सबसे कठोर होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो दांत का इनेमल होता है। ये व्हाइट वाली जो परत है दंत कवच इन्हें कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, अंदर डेंटाइन होता है। क्या होता है दोस्तों, डेंटाइन ये होता है। अब डेंटाइन में क्या होती हैं, नर्व होती हैं, नसें होती हैं, और वो नसें आपके नीचे मसूड़े के रूट से लगी होती हैं, यहाँ रूट से लगी होती हैं। क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रश करते हैं। सुबह होती है हमारी दांत से ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इतना दांत पे हमने ब्रश मारना स्टार्ट करते हैं, क्या देखने को मिलता है कि ये क्षेत्र क्या होता है हमारा, बिल्कुल सा घिस जाता है। और जैसे जैसे ये घिसता है समय के हिसाब से, एक समय होता है जितना घिसता है, आप डेली खाना खाते हो, डेली दांत घिसता है, लेकिन सुबह फिर उतना मेंटेन हो जाता है, ये भी होता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब घिसना स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद क्या होता है, ये इलाका बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल घिस जाएगा और नर्व दिखना स्टार्ट कर देंगी, पीला पीला पदार्थ दिखना स्टार्ट कर देगा।
और जैसे ही आप पानी पिएंगे, कुछ खाएंगे, मीठा तीखा कुछ भी खाते हैं, तो आपके बहुत सेंसिटिव होगा, बहुत झंझनाहट होगा। ये दिक्कत परेशानी इसमें उत्पन्न होती है। दांतों की संख्या आपने देखा, ये है कैनाइन, ये राक्षसी दांत है। ये राक्षसों में आपने देखा होगा ये ऐसे होते थे। राक्षसों को छोड़ दो, जो मांसाहारी जानवर होते हैं उसमें भी ये कैनाइन बहुत नुकीले होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है किसी को फाड़ना, पकड़ के खींचना, बहुत मजबूत होते हैं। जैसे आपने दातून किया होगा, तो दातून को बीच से जब फाड़ते हो किनारे से, तो वो क्या करते हो, इसी कैनाइन में फंसाते हो। जैसे गन्ना चूरते हो, गन्ना को आप कैनाइन में ही फंसाते हो, तो कैनाइन का मतलब आप समझ गया, किसी चीज को चीरना या फाड़ना। आगे के इंसाइजर होते हैं 1 2 3 4 दांत होते हैं दोस्तों। और ये इंसाइजर भी किसी चीज को काटने में काम करते हैं। काटने में, जैसे आप क्या कर रहे हो, सेब खा रहे हो, जैसे आप अमरूद खा रहे हो, तो काटने में मदद करते हैं। ठीक, रोटी खा रहे हो तो रोटी को काटना, ये सब चीजें हैं। उसके बाद क्या होता है, प्री मोलर, पीछे के ये 2 दांत होते हैं, फिर ये 2 दांत होते हैं, लास्ट के ये 3 दांत होते हैं। प्री मोलर और मोलर, ये दोनों दांत क्या करते हैं, ये दोनों दांत भोजन की पिसाई करते हैं, एकदम भोजन को चबाते हैं, एकदम बारीक कणों में कर देते हैं। ये हो गया आपके दांत। लेकिन एक चीज ध्यान देना दोस्तों, चूहे का जो दांत होता है, चूहा क्या करता है, आपने देखा है, चूहा अपना दांत को क्या करता है, हमेशा कुतरता रहता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उसका दांत अगर ना कुतरे तो उसके दांत जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाएंगे, और जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो क्या होता है, जब वो सोएगा तो जीभ उसकी बाहर होगी और दांत बड़े हो जाएंगे और जीभ और फंस जाएंगे। इससे फंसने से उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए वो क्या करता है, अपनी दांत को घिसता है, वो कुतरने की उसकी आदत है। वो आप समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजों को कुतरता है। तो चूहे की ये क्या होती है, हैबिट होती है, क्या मेंटेन करता है, अपने दांत की लंबाई को, कि बढ़ने ना पाए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये अगला, ये जीभ आ जाता है। तो जीभ का काम क्या होता है दोस्तों, जहां पे आप देखें ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ पे दांत के साथ साथ ये जीभ भी आपको दिखाया गया। ये जीभ क्या करता है, इसी दांतों के बीच में होती है, दांतों के बीच में होती है जीभ। जीभ क्या करता है, भोजन को मिलाना, लार को भोजन में सही ढंग से मिलाना। दूसरा चीज, जीभ आपका जो है भोजन को निगलने में भी सहायता करती है, बोलने में भी सहायता करती है, कई चीज इसके काम है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं, जो जीभ का मतलब स्वाद भी लेना होता है। तो जीभ की सतह पर क्या होती है, टेस्ट बड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड पाए जाते हैं। इनको स्वाद कलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्वाद कलिकाएं। अब ये स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं, इनको ध्यान से समझिए। स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं, ये जब इनके सतह पर इनके कोई भी स्वाद का चीज पहुंचता है तो उसका टेस्ट बताती है। बच्चों में ये बहुत एक्टिव होती हैं। जैसे ये बच्चा भोजन लेता है तो उसको हल्का सा भी मीठा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है, हल्का सा भी उसको अगर कड़वाहट लगी या हल्का सा भी उसको नमकीन लगा तो वो नहीं खाएगा। लेकिन आपको बता दें, स्वाद कलिकाएं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है दोस्तों, वैसे वैसे इसका काम करना थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। जैसे बुढ़ापे में क्या होता है, स्वाद कलिकाएं भाई टेस्ट बड्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, या वो उसका मुख ही खराब हो जाता है, बंद हो जाता है। तो बुढ़ापे में स्वाद थोड़ा कम समझ में आता है। इसलिए बहुत बुढ़ापे में कहते हैं कि बहुत लोगों का जीभ जो है उछल कूद रहा है, कुछ खाने पीने की डिमांड कर रहा है। बहुत से घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये इसके सतह पे कौन कौन से टेस्ट बड पाए जाते हैं। साइड में ज्यादा होते हैं दोस्तों, बीच में टेस्ट बड कम होते हैं। यहाँ पे देखिए बिटर माने होता है कड़वा। ये जीभ का आखिरी वाला क्षेत्र जहाँ पे कड़वाहट का अनुभव करते हैं। जैसे आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप कड़वी चीज खाते हैं तो यहीं पे जाके अटकती है, यहीं पे आपको तकलीफ देता है। तो कड़वी स्वाद यहाँ पे बताता है जीभ ये। और उसके बाद देखते हैं, ये है सावर। ये राउंड का इधर का क्या बताता है, खट्टा बताता है। ये क्या बताता है, खट्टा। आपने भी देखा होगा बचपन में बहुत सारा खट्टा चूर्ण खाते होंगे, तो वो जीभ पे रखते थे और चटाक से बोलते थे ना। तो वो इसका मतलब हुआ कि ये जैसे यहाँ पे पहुंचता था, इसके साइड में ये स्वाद पहुंचता था और ये खट्टा सावर हमको मालूम होता था। सावर माने क्या होता है दोस्तों, खट्टा। बिटर माने क्या होता है, कड़ुआ, ये होता है। अब उसके बाद देखते हैं साल्टी। नमकीन का अनुभव कहाँ होता है, यहाँ पे होता है।
ये नमकीन चीज का अनुभव होता है। और मीठे का अनुभव कहाँ होता है दोस्तों? बिल्कुल फ्रंट पे होता है। मीठा हमको यहाँ पे अनुभव होगा मिठाई चीज का। अब उसके बाद देखते हैं हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, वो किधर से लॉक्ड है? वो पीछे से ब्लॉक्ड है। कहाँ से दोस्तों? पीछे से। क्या है? लॉक है। तो जब हमारी जीभ पीछे से लॉक है तो हम जुबान को फेंकते नहीं, हम जुबान थोड़ी बहुत निकाल सकते हैं। लेकिन जिनकी आगे लॉक होती है वो जुबान को फेंकते हैं। जैसे कुछ जंतु होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मेढक, जैसे गिरगिट, जैसे छिपकली हो गया आपका, और ऐसे कई के सर्प हो गए। इनकी जुबान जो होती है आगे लॉक्ड होती है तो अपनी जुबान को फेंकते हैं। ये शिकार पकड़ने के लिए होता है। लेकिन अपनी जुबान क्या है? मनुष्य की पीछे से लॉक्ड है, इसलिए जुबान नहीं फेंकते। यहाँ पे आप एक ये वाला गुलाबी वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये है यूला। यूला का काम क्या होता है दोस्तों? ये भोजन को बहुत आसानी से निगलने में मदद करता है। दूसरी चीज, जो हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसको भी मैनेज करता है। उसके बाद यूला का एक बहुत बड़ा घटना भी देखने को मिलता है। घटना क्या है कि जब हम रात में सोते हैं तो ये यूला जो होता है, जैसे मान के चलिए जब हम रात में सोते हैं और यहाँ पे देखिए तो यहीं पे होता है यूला, और ये रात में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब जब बड़ा हो जाता है तो यहाँ से आपका जब सांस निकलता है तो ये ऐसे ऊपर तालू में, भाई नाक से ही सांस छोड़ते हैं तो तालू में फट 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 लड़ता है, और इसी फटफटाहट को कहते हैं खर्राटा। इससे बहुत परेशानी होती है यूरोप के लोगों में। यूरोप में तलाक का भी कारण बन जाता है ये यूला। इसलिए ध्यान दीजिएगा, यूला का ऑपरेशन भी होता है। तो लेकिन अपने यहाँ तो सिर्फ इंडिया में एक मजाक का पात्र बनता है, लेकिन यूरोप में एक तलाक का पात्र बन जाता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। चलिए आगे समझते हैं, स्टार्टिंग चलते हैं, इसी में देखते हैं दोस्तों। जब आपका भोजन यहाँ एंट्री करता है, दांत उसको बाइट करता है, उसमें क्या होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं। ये है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3। एक कान के पास होती है कर्णपूर ग्रंथि, एक जीवा के पास होती है अधोजीवा ग्रंथि, एक हनु के पास होती है ठुड्डी के पास, इसे अधोहनु ग्रंथि कहते हैं। 3 इधर होती है दोस्तों, 3 इधर होती है। टोटल कितनी हो गई? 6। तो हम बता सकते हैं कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितनी होती है दोस्तों? 3 जोड़ी। उसके बाद जैसे ये भोजन नीचे पहुंचता है, अच्छा ये लार में क्या होता है? टाइलिन होता है। क्या होता है? खास करके आप याद रखना दोस्तों, बहुत शॉर्टकट में समझना है। टाइलिन होता है। टाइलिन क्या होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और ये क्या काम करते हैं? भोजन को पचाने में मदद करते हैं, किसी घटना को बदलने में मदद करते हैं। तो इससे भोजन आया, अब बहुत हमने उसको कूचा, बहुत उसकी पिसाई कर दिया, उसके बाद लार उसमें मिल गया। लार में क्या होता है? टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? जो शर्करा वाली चीजें हैं उसको माल्टोज में बदल देता है, और माल्टोज में बदल देता है तो माल्टोज क्या है? पचा हुआ शर्करा होता है। उसके बाद भोजन आगे बढ़ता है। जैसे आपने रोटी मुंह में लिया एक निवाला और उसको बहुत कूचा, लगभग 20 बार, उसके बाद मीठा स्वाद अनुभव होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो पच चुका हुआ है और माल्टोज में बदल गया। माल्टोज का स्वाद क्या होता है? मीठा। उसके बाद ये भोजन नीचे जाता है दोस्तों, ऐसे नीचे जाता है और यहाँ पे आता है, इकट्ठा होता है। लगभग मैंने बताया 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है स्टमच में। अब यहाँ पे भोजन रहेगा। अब इसके एक परत होती है, क्या कहते हैं इसको? म्यूकस। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? म्यूकस कहते हैं। और ये म्यूकस में क्या भरा होता है? हिंदी में इसको श्लेष्मा बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको म्यूकस बोलते हैं। इसकी एक परत होती है, इसमें म्यूकस की परत होती है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे जब भोजन पहुंचता है तो एक तरल पदार्थ छूटता है जिसको कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत ज्यादा अम्लीय होता है और आपको बता दें कि इसकी अम्लता इतनी ज्यादा होती है कि 1.75 ऐसे pH मान इसका होता है। इतना कम pH मान होता है, इतना कम इसका pH मान होता है। और इतने कम pH मान पे आप सोचो कि लोहा तक पिघल सकता है। आप सोचिए कि इतना खतरनाक पदार्थ हमारे पेट में निकलता है, उसको संभालता कौन है? उसको संभालने वाला, उसका सुरक्षा करने वाला एक परत है म्यूकस की। म्यूकस ही उससे बचाता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब हम मुंह में भोजन लेते हैं या कुछ चीजें लेते हैं तो वैसे तुरंत दिमाग को आदेश जाता है कि मुंह में निवाला आ चुका है,
और उसके बाद अब सिक्रेशन किसका किया जाए, HCl का किया जाए, और HCl निकलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही भोजन HCl यहाँ पे पहुंचता है, HCl से मुलाकात होती है तो सारी चीजों को पिघला देता है। HCl का एक बहुत बड़ा काम ये भी है कि हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया जो भी कुछ आते हो वो यहाँ पे सब मर जाते हैं। उसके बाद देखिए एक खास बात, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम चिलगम खाते हैं, हम टॉफी खाते हैं, कुछ गुटखा, पान सुपारी कुछ भी खाते हैं, उसको खाते हैं तो दिमाग को तुरंत जाता है कि मुंह में कुछ निवाला आया है, वो जरूर पेट में जाएगा। अब वो पेट को आदेश दे देता है कि किसका सिक्रेशन करे, HCl का, और HCl का क्या करने लगता है दोस्तों, सिक्रेशन करने लगता है। अब HCl जब बढ़ जाता है और बात पता चला कि वो निवाला अंदर गया ही नहीं, वो क्या कर दिया, कहीं पे कुल्ला कर दिया है, थूक दिया है, कहीं चिपका दिया, तो ये क्या होता है कि बाद में पता चलता है कि इतना ज्यादा HCl बढ़ जाता है तो HCl किधर आ जाता है, इधर आ जाता है। HCl जब नीचे आता है ग्रहणी में, आप ये मान के चलो अंदर भी पहुंच सकता है, छोटी आंत में भी। अब यहाँ पे जब पहुंचेगा तो क्या कर सकता है, घाव कर सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एसिडिटी इसके अंदर है। जब घाव कर देगा, इसी को दोस्तों कहते हैं अल्सर। अब अल्सर हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या होगी, आप कुछ भी खाएंगे डाइजेस्ट होगा ही नहीं, वो क्योंकि जो हमारे ग्रहणी वगैरह हैं, छोटी आंत वगैरह हैं, ये काम करना बंद कर देंगे क्योंकि इनके अंदर घाव है, और फिर जो खाओगे वही निकाल दोगे। ये दिक्कत हो जाती है अल्सर में। तो इससे बचने के लिए क्या है कि हम समय समय पे पानी पिएं। दूसरी चीज, अनर्गल चीजें ऐसी ना खाएं, जो भी कुछ खाएं अंदर लें, और फालतू की चीजें ना खाएं कि उसको हम जुगाली करते रहें जानवरों की तरह, ऐसे नहीं करने की जरूरत है। इससे क्या होता है, कभी कभी यही सिक्रेशन ऊपर तक गले तक चढ़ाता है, और गले तक चढ़ाता है तो गले पे यहाँ पे भाई देखो श्लेष्मा जहां तक है वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां श्लेष्मा खत्म होता है वहां दिक्कत पैदा करना स्टार्ट कर देता है। तो वहां पे क्या करेगा दोस्तों, घाव कर देगा, गले के पास घाव कर देगा। अब गले के पास घाव हो जाएगा तो यही क्या बन जाएगा, कोशिकाएं अनियमित रूप से इकट्ठी हो जाएंगी, और यही अनियमित रूप से कोशिकाएं यहाँ की कैंसर बन जाएंगी। तो गले का कैंसर भी होता है, कभी कभी कहते हैं ना गुटखा चबाने से कैंसर होता है, चिलगम चबाने से कैंसर होता है, समझ रहे हैं। लेकिन कभी ये नहीं पढ़ा होगा कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो वो भाई फेफड़ा खराब करेगा, लेकिन गले में कैंसर नहीं होगा। लेकिन जो भी चीजें चबाने वाली है, मुंह में रखने वाली है, वो बिल्कुल कैंसर का कारण बन सकता है। वो बिल्कुल यही एक कारण है जिसके सिक्रेशन से ये HCl यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पे क्या करेगा, घाव और मुंह का कैंसर बन जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये भोजन आगे बढ़ता है। अब भोजन आगे बढ़ता है तो इसमें पित्तरस होता है, पित्तरस छोड़ देता है। पित्तरस किसी काम का चीज नहीं है, लेकिन हाँ देखिए वसा को पचाने में मदद भी करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये लीवर है, यकृत, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका क्या काम क्या है। एक खास बात देखो, हमारे भोजन में जो सबसे अहम चीज होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर यदि ज्यादा है तो उसको नियंत्रित करने के लिए इसी अग्नाशय ग्रंथि से, ये एक ग्रंथि है अग्नाशय, जिसको पैंक्रियास कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पैंक्रियास कहते हैं। आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए, ये जो मैंने ये लिखा है ये क्या है, पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या निकालता है, एक हार्मोन्स निकालता है, इंसुलिन जिसे कहते हैं। और वो इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, वो इंसुलिन हार्मोन्स जो भी कुछ जो आपका शर्करा है उसको किस पे बदल देता है। तो ये एक बड़ा बढ़िया सवाल होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन में बदल देता है। अब ये ग्लाइकोजन क्या होता है, अब ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट ही होता है, शर्करा ही होता है। उस पर बदलने के बाद इस ग्लाइकोजन को कहाँ पे इकट्ठा कर देता है, इस लीवर में इकट्ठा कर देता है। और फिर उसके बाद ये जो कुछ एक्स्ट्रा शर्करा चली जाती है वो यहाँ पे आके छोटी आंत में अवशोषित होती है। छोटी आंत में अवशोषित होती है, ठीक है, डाइजेस्ट भी होती है और अवशोषित भी होती है। तो छोटी आंत का काम क्या है, ये आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, पाचन करती है। दूसरी चीज पचे हुए भोजन का पाचन और पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे छोटी आंत का काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, तो इसका काम है भोजन का अवशोषण करना। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ से जब हमारे शरीर में शर्करा मेंटेन होती है, क्योंकि शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा का सोर्स है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो ब्लड के अंदर जब जाता है तो ब्लड गाढ़ा कर देता है। अब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, शुगर होगा, जिसको कहते हैं डायबिटीज। इसलिए इसको नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है, पैंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन ग्लाइकोजन में बदल के। लेकिन अगर यही इंसुलिन निकलना बंद हो जाए तो फिर क्या होगा दोस्तों, आपका जितनी शर्करा है रुकेगी नहीं, सब चली जाएगी यहाँ पे छोटी आंत में। छोटी आंत से क्या हो जाएगा,
छोटी आंत से आपने यहाँ पे देखा था, ये छोटी आंत में जब जाएगा और छोटी आंत में जितनी भी शर्करा होगी वो सब क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे और ब्लड में जाएंगे और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो उसकी गति जो होगी बहुत दबाव के साथ बहेगा, और दबाव के साथ बहेगा तो फिर क्या होता है, हार्ट अटैक होगा। भाई जो जैसे मान के चलिए एक आप समरसिबल लगाते हैं, समरसिबल का काम क्या है, पानी निकालना, लेकिन अगर उसी समरसिबल से आप कीचड़ निकालना ही स्टार्ट कर देंगे तो वो जल जाएगा ना। उसी तरीके से हार्ट वगैरह है जो ब्लड का बढ़िया सा पंपिंग करना है, ठीक है, लेकिन वही जब गाढ़े ब्लड की पंपिंग करेंगे तो फेल हो जाएंगे और इसी को कहते हैं हार्ट अटैक। तो ये भी दिक्कत होगी और उसमें कोर्नरियाँ होती हैं, उसमें जाके ये गाढ़े ब्लड फंसते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये मेंटेनेंस कौन करता है, आपको मैंने अभी बताया ग्लाइकोज इंसुलिन। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, एक बात हमको क्या ध्यान देना चाहिए, हमको एक बात यहाँ पे, जब हमारा ये ग्लाइकोजन जो है, जो जब हमको भोजन की जरूरत पड़ेगी, जब हमको उस भोजन की जरूरत पड़ेगी तो क्या करना पड़ता है, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना है। तो यहां से निकलता है एक और हार्मोन्स, देखो इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए एक हार्मोन्स और निकलता है पैनक्रियाज से। उस हार्मोन्स का नाम है दोस्तों ग्लूकैगॉन, ग्लूकैगॉन। अब ये ग्लूकैगॉन किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। अब फिर ये ग्लूकोज आगे जाता है और जिस तरीके से पूरे कोशिका में पहुंचता है और उसके बाद हमको एक एनर्जी मिलती है, ये सिस्टम चलता रहता है। उसके बाद एक सवाल ये भी है दोस्तों कि छोटी आंत का काम ये हो गया, बड़ी आंत का काम क्या होता है। तो बड़ी आंत का काम क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। बड़ी आंत का जो काम होता है जल का और खनिज लवण का अवशोषण करना, खनिज लवण का अवशोषण करना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना चाहिए, अगर आपको ये खनिज लवण, भाई यहाँ से बचा हुआ भोजन जो एडजस्ट हुआ, अब देखो भोज्य पदार्थ पोषक तत्व तो इसमें निकल गए छोटी आंत में, अब भोजन यहाँ पहुंचा, ठीक, अब यहाँ से इसमें आ गया बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत क्या करता है, इसमें जो पानी है उसको खींचेगा, जो मिनरल है उसको निचोड़ेगा, बिल्कुल ऐसे निचोड़ के। अब उसके बाद क्या बचेगा आगे चल के, धीरे धीरे अपशिष्ट विष्ठा स्टूल, और वो जाके कहाँ इकट्ठा होगा, एनस में, और एनस से वो क्या हो जाएगा, मलाशय में, मलाशय से क्या होगा, एनस से बाहर। इस तरीके से होता है। कभी कभी क्या होता है, पानी की कमी होती है दोस्तों, तो पानी को इतना ज्यादा निचोड़ लेता है बड़ी आंत कि इतना ज्यादा निचोड़ लेगा, आगे चल के स्टूल एकदम कठोर हो जाएगा, और कठोर हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं दोस्तों कब्ज। जब ये इतना कठोर हो जाएगा तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, एकदम ये दिक्कत करेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और इतना डिस्टर्ब करेगा, इतना कड़ा हो जाएगा यहाँ पे, हमने आपको बताया ना, इसी को बोलते हैं कब्ज। अब ये कब्ज क्यों होता है, जो समय से दीर्घ संका नहीं करता, समय से मल त्याग नहीं करता, उसको ये दिक्कत होती है। और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद जो आपका गुदा द्वार का रास्ता है दोस्तों, यहाँ इतनी हार्ड स्टूल इकट्ठा होती है कि इसको निकालने में पता चलता है अंदर की विसल्स, ब्लड विसल्स बाहर आ जाती हैं, और ब्लड विसल्स बाहर आने से क्या होता है, उसमें से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। इस बीमारी को दोस्तों पाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइल्स कहते हैं। इसको बवासीर भी कहते हैं हिंदी में। तो बहुत से लोग इससे भी दिक्कत में हैं। अब एक बीमारी और होती है यहाँ पे, देखिए, जब क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया से इफेक्टेड हो जाता है हमारी छोटी आंत, तो भोजन का सही ढंग से अवशोषण नहीं करेगी। अब यहाँ एक बीमारी कैसी होती है, जैसे कुछ अमीबा हमारी छोटी आंत में चली जाती है जो हानिकारक होते हैं। वो अमीबा क्या करते हैं, वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जो हमारा ये रसांकुर है, ये यहाँ पे देखिए, जो हमारा रसांकुर है जिसे विलाई बोलते हैं, ये इसका सही ढंग से अवशोषण नहीं करता। जब अवशोषण नहीं होता तो ये फिर क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है तो बड़ी आंत भी देखता है कि इसमें तो भोज्य पदार्थ है, वो भी सही से अवशोषण नहीं करता। उसके बाद बड़ी प्रेशर से ये भोजन बाहर निकल जाता है।
इसको कहते हैं दस्त। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? दस्त कहते हैं। ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जानते हो। बड़े बड़े सम्राट वगैरह जब इसका इलाज संभव नहीं था, इसी के चक्कर में चले गए। कहते हैं ना अकबर, कुछ लोगों ने कहा अकबर हकते हकते मर गया, तो उसका मेन रीजन था दस्त का कारण। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो ये होता है। तो यहां से हमने कब्ज देख लिया, दस्त देख लिया और पाइल्स देख लिया, ये समस्या। एक बीमारी और होती है, क्या होती है? जैसे यहां पे नीचे देख पा रहे हैं, ये है अपेंडिक्स। ये क्या करता है? सेल्यूलोज का पाचन करता है, लेकिन अब नहीं करता। इसका मतलब यही दिखाता है कि पहले मनुष्य शाकाहारी था, और शाकाहारी होने का मतलब है पेड़ पौधों शाक खाता है, और उसमें क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और इसका पाचन लास्ट में होता है, जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो था ये नीचे होता है, आज भी है, इसका कोई काम नहीं है दोस्तों, इसलिए इसको कहते हैं अवशेषी अंग है। लेकिन ये कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे डिस्टर्ब होता है? ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ये बताया जाता है कि ये डिस्टर्ब हो गया। कैसे डिस्टर्ब होता है, इसको थोड़ा समझिएगा। अपेंडिक्स में क्या होता है? ये पचा हुआ भोजन या कोई इसमें कोई कण आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, ये इफेक्टिव हो जाता है, और उसके बाद इसमें पकना स्टार्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं ये एक प्रकार से इफेक्टिव हो गया, और उसके बाद धीरे धीरे ये सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें से गैस बनेगी, दर्द होगा, भोजन जैसे करोगे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन, इसको निकाल दिया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बता दें दोस्त, एक चीज और याद रखना, खरगोश जो होते हैं ना, खरगोश जो होता है, अपना पहला मल जो होता है ना, भोजन करने के बाद जब पहला मल करता है ना, पहला मल, तो उसको क्या करता है? खा भी लेता है। पहला मल क्या करता है? खाता है। क्यों खाता है? इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहीं पे पड़ता है अपेंडिक्स। मैंने आपको भी बताया था ना, ये किसका पाचन करता है? सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज पादप में होते हैं, पादप खाता है खरगोश। मान के चलिए जब एक बार भोजन इधर क्रॉस कर जाएगा तो फिर दोबारा इसमें नहीं जाएगा, और क्रॉस करने के बाद ऐसे पचा हुआ भोज्य पदार्थ क्या निकल जाएगा? बाहर। और जिस चीज को पचाया वही स्टूल के रूप में बाहर निकाल दिया, इसलिए खरगोश अपना पहला स्टूल को खाता है, लेकिन दोबारा जो फिर करता है तो उसको नहीं खाता। ये भी ध्यान देना है दोस्तों। तो ये रहा आज का। अच्छा एक समस्या और बता दूं, एक समस्या और होती है जिसको कहते हैं हार्निया। जब क्या होता है, कभी कभी हमारा आमाशय, यहाँ पे ऊपर देखिए, आमाशय हमारा इफेक्टिव हो जाता है, और इफेक्टिव हो जाता है तो ये डायफ्राम को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम होता है, ऊपर उदर वक्ष गुहा, नीचे उदर गुहा, तो इफेक्टिव करता है, तो दबाव डालता है। इसको कहते हैं हाइटस हार्निया। हाइटस हार्निया क्या कहते हैं? जब आमाशय में दिक्कत होती है तो इसको बोलते हैं हाइटस हार्निया। ये भी एक समस्या है, इसका इलाज भी हो जाता है, ऑपरेशन भी होता है, कुछ भी हर तरीके से इसका हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब छोटी आंत की लंबाई दोस्तों बढ़ जाती है तब नीचे भी होती है हार्निया। अब हार्निया जब नीचे छोटी आंत की लंबाई बढ़ती है तो कहाँ पे प्रेशर डालती है? प्रेशर डालती है आपके टेस्टिस पर, पुरुषों में, और महिलाओं में साइड में ऐसे निकल आते हैं, लटक आते हैं, तो ये दिक्कत होती है। नाभि के पास बहुत दर्द होता है, या नाभि के पास बहुत ज़्यादा दबाव बनता है, इसको हार्निया कहते हैं। इसका ऑपरेशन होता है। ये लंबाई है, कुल मिला के हार्निया हम ऐसे समझ सकते हैं, आहार नाल की लंबाई का बढ़ जाना। ये खिंचाव से होता है दोस्तों, बच्चों में भी हो सकता है, बूढ़ों में भी हो सकता है, नवयुवकों में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ये दिक्कत है, खास करके बूढ़े नवयुवकों में ज़्यादा होता है। अब ये रहा आज का विषय। अगर ये वीडियो जरूर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से हम कई वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।